स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और वहां पहुंचकर सत्ताधारी शिवसेना को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनौती देते हुए साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हिम्मत दिखाओ और हमसे लड़ो। अब इस चुनौती पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी तिलमिलाहट उनके बयान में देखने को मिली है। संजय राउत ने अमित शाह की इस चुनौती का जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार 3 कवच के साथ लड़ रही है। सीपीआई, ईडी और एनसीबी के 3 कवच के साथ महाराष्ट्र में केंद्र सरकार हमसे लड़ रही है। ये संजय राउत की ओर से कहा क्या है, उन तीनों कवच को उतारो और सामने लड़ो। तो इस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला कहीं ना कहीं अमित शाह के उस बयान के साथ ही, उस चुनौती के साथ ही शुरू हो गया है। हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से जब भी ईडी, सीपीआई या फिर एनसीबी ने महाराष्ट्र में रेड की है या उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है तो इस तरीके की तिलमिलाहट लगातार देखने को मिली है। और एक बार फिर से संजय राउत सिर्फ इन तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियों का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और इन तीनों जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार का सुरक्षा कवच करार दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने ये तीनों कवच उतारे और सामने आकर हमसे लड़े। तो इस तरीके का बयान जो है वो संजय राउत की ओर से दिया गया है। संजय राउत ने कहा है कि साहस दिखाओ, हमारे साथ लड़ो, हम वही हैं जिन पर हमला किया जा रहा है। शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशज है और ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हम मोर्चे से लड़ेंगे और लड़ेंगे। इस तरीके से शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस चुनौती का जवाब दिया है। लेकिन ये साफ तौर पर संजय राउत और शिवसेना की तिलमिलाहट और बौखलाहट ही है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार लगातार मुश्किल में फंस रही है, ईडी, सीपीआई और एनसीबी जैसी एजेंसियों की रडार पर कई बड़े नेता हैं जो तमाम घोटाले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में हुए हैं, उसमें लगातार छानबीन चल रही है। और ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक भ्रष्टाचार और वसूली मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। वो फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उसके बाद भी कई नेता ऐसे हैं जो फिलहाल ईडी और एनसीबी की रडार पर हैं। और हमने ये भी देखा कि एनसीबी ने हाल ही में जिस तरीके से ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा, एक बड़ा ऑपरेशन महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है जहां इन ड्रग माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है और ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही उद्धव ठाकरे सरकार को एनसीबी की ये कार्रवाई रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि बार बार हर मौके पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी जो कि मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज है, महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, वो लगातार इस तरीके से केंद्र पर, मोदी सरकार पर हमलावर नजर आती है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि ईडी, सीपीआई और एनसीबी जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनका इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार महाराष्ट्र में जारी है। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने पहुंचकर न सिर्फ शरद पवार जैसे नेताओं को नसीहत दे दी कि सहकारिता में पारदर्शिता लाई जाए, सहकारिता में भ्रष्टाचार न किया जाए वरना कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना को बेनकाब करने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में लड़ा गया था वो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था, लेकिन सत्ता का लालच शिवसेना को हिंदुत्व से समझौता भी करा गया। यानी किस तरीके से बीजेपी से अलग हुए, बीजेपी को धोखा दिया, बीजेपी के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि तय ये हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस ही 2019 में गठबंधन का नेतृत्व करेंगे और वही अगर जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया, शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ समझौता करके वो वहां सत्ता पर आसीन हो गई, उन पार्टियों के साथ जिन पार्टियों से वो लगातार लड़ती आई है। अमित शाह ने ये भी कहा कि मैं जब पिछली बार महाराष्ट्र आया था तो मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार चल रही है और तीनों ही पहिए अलग अलग दिशा में जा रही हैं, लेकिन अब मैं उसमें करेक्शन करना चाहता हूं। और अमित शाह की ओर से कहा गया
कि ये 3 पहियों की सरकार, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और तीनों ही पहिए पंचर हो चुके हैं, उनसे धुआं निकल रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। तो इस तरीके से शिवसेना पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को 3 पहियों की सरकार करार दिया और ये साफ तौर पर कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के साथ समझौता कर चुकी है। लेकिन इस पर भी संजय राउत ने जब एक इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा कि शिवसेना और हमारी सरकार हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाकर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि लोग उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं बीजेपी के नेताओं में यह विफलता देख सकता हूं। तो इस तरीके से संजय राउत का ये बयान सामने आया है और संजय राउत ने साथ ही ये भी कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है और ना ही भविष्य में कभी इसे छोड़ेगी, बल्कि राहुल गांधी शिवसेना के साथ गठबंधन करके अब हिंदुत्व की बात करते हैं। अब राहुल गांधी भी हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये हमने साफ तौर पर देखा है कि किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने का काम वो देश में कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो असली हिंदू हैं, लेकिन सरकार जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो हिंदुत्ववादी हैं और जो पीछे से पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो इस तरीके से जो परिभाषा राहुल गांधी की ओर से दी जा रही है वो जाहिर तौर पर हिंदुओं का अपमान ही किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत उसमें राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी भी हिंदुत्व की अब बात करते हैं। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो शिवसेना को बेनकाब करने के लिए काफी है। लेकिन इतना तय है कि ईडी, सीपीआई और एनसीबी को हर एक मामले में घसीटकर लाना ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से शिवसेना, एनसीबी फिलहाल बौखलाई हुई है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, एनसीबी और सीपीआई का शिकंजा है। और आने वाले वक्त में भी जितने बड़े घोटाले, जितने बड़े भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में हुए हैं, कुछ और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ और नेता ईडी और सीपीआई की रडार पर आए। पहले ही आपको बता दें, शिवसेना के सांसद जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं। फिर चाहे वो भावना कवली हो या पूर्व सांसद आनंद राव अरसुल हो। इसके अलावा अनिल परब जो कि विधायक हैं वो फिलहाल ईडी के शिकंजे में हैं। वहीं एनसीपी की अगर बात की जाए तो अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर अनिल देशमुख जो कि फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा नवाब मलिक भी पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में उनका नाम सामने आया। 900 करोड़ रुपए से ये ज्यादा का घोटाला है जिसमें वो फिलहाल फंसे हुए हैं। तो तमाम बड़े चेहरे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली विधायक हैं। साफ तौर पर कई नेता ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, जो शरद पवार के बेहद करीबी हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इस वसूली और भ्रष्टाचार का आका कौन है। इसका खुलासा महाराष्ट्र में होना चाहिए। आखिर किसके इशारे पर ये पूरा वसूली और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। फिलहाल ईडी लगातार कई मामलों में छानबीन कर रही है और यही वजह है कि संजय राउत की बौखलाहट इस तरीके से बढ़ी हुई है। लेकिन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है और कहीं ना कहीं राय जो है वो संजय राउत, नवाब मलिक जैसे नेताओं को दी जा रही है कि अगर वो ये दावा करते हैं कि किसी ने भी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई भी नेता भ्रष्ट नहीं है, तो फिर वो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो ईडी, सीपीआई और एनसीबी की कार्रवाई से इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हैं कि वो बात बात पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या, या सभी नेता जो हैं वो भ्रष्ट हैं। एक भी मंत्री के पास 100 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं है। जो बड़े खुलासे हुए हैं, आपको बता दें, करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, लाखों में नहीं बल्कि 900 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ है और उसमें शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार फंसे हुए हैं। तो ये घोटाले
बयां कर रहे हैं कि कितना बड़ा कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो महाराष्ट्र में फैल रहा है, जिसमें कई नेता फिलहाल शिकंजे में हैं। और यही तमाम डर जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर संजय राउत और नवाब मलिक के बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि वो ईडी और सीबीआई से कितने ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि न सिर्फ संजय राउत बल्कि इसके अलावा एनसीपी के नेता नवाब मलिक बार बार ट्वीट करके ये दावा कर रहे हैं कि उनके घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं, वो सरकारी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। ये दावा लगातार नवाब मलिक कर रहे हैं। यानी नवाब मलिक भी ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि आने वाले वक्त में उनके घर पर रेड हो सकती है, आने वाले वक्त में वो भी शिकंजे में आ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला है तो दूसरी तरफ उनके बेटे फराज नवाब मलिक जो कि कंपनी के डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं। ये सेल कंपनी है जिसके जरिए पैसों का लेन देन हो रहा है। ये तमाम फर्जीवाड़ा है जो महाराष्ट्र में चल रहा है। उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और यही वजह है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को ये बताया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और साथ ही शिवसेना ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया है, किस तरीके से हिंदुत्व के साथ समझौता किया है सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। और यही कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र की जनता के साथ भी कर रहे हैं। तो आईना कहीं ना कहीं दिखाने का काम किया गया, शिवसेना को बेनकाब करने का काम किया गया। और इसी से ही ये शिवसेना के सांसद संजय राउत की तिलमिलाहट है जो देखने को मिली है, जो ये कह रही हैं कि दरअसल ईडी, सीबीआई और एनसीबी जो है वो दरअसल केंद्र सरकार का कवच बन चुकी है और केंद्र सरकार इस कवच को उतारे और हमसे लड़े। तो इस तरीके के ये बयान जो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की बौखलाहट जो है वो फिलहाल शिवसेना में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।